ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बंजर कॉन्टिनेंट, जिसमें इतने विशाल रेगिस्तान है कि उसमें लिटरली 5 भारत समा जाए। उस देश की गवर्नमेंट के पास एक मास्टर प्लान है पूरे ऑस्ट्रेलिया को एक हरे भरे रेन फॉरेस्ट में तब्दील कर देने का। एंड हाउ? वेल, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेन्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और अपने इस मास्टर प्लान के तहत ऑस्ट्रेलिया ने इन नदियों को डाइवर्ट करके यहाँ इस झील में लाने का प्लान बनाया, जिससे वो अल्टीमेटली आर्टिफिशियल रेन्स बना पाएंगे। देखो, इस पूरे रेगिस्तान में सिर्फ एक बड़ी झील है और नदियां हार्डली 2, और इसी वजह से ये लेक इतनी खारी है कि इसके आसपास कोई इंसान तो छोड़ो, जानवर तक नहीं भटकता है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली यही रीजन था कि जब ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा किया तो उन्हें खुद इस रेगिस्तान को खोजने में पूरे 10 साल और 3 बड़े अभियान लग गए। सो ये बात है आज से कुछ 234 ईयर्स पहले की, जब ब्रिटेन के कुछ अपराधियों को 11 जहाजों में भरकर ऑस्ट्रेलिया भेजने का आदेश दे दिया गया था। तब अपराधियों ने जंगलों और नदियों से भरे ऑस्ट्रेलिया के इन किनारों पर अपने घर बसा लिए और इस वजह से वहां पर ब्रिटिशर्स का आना जाना काफी रेगुलर होने लगा। और इसीलिए फाइनली ब्रिटिश सरकार ने भी सोचा कि क्यों ना एक टेलीग्राफ लाइन बिछा दी जाए, जो डार्लिंग रिवर, यस ये रिवर का नाम है, डार्लिंग रिवर के दूसरे साइड यानी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया तक जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर बस एक थी कि उसके पार क्या था ये किसी को नहीं पता था, और इसीलिए अर्नेस्ट गाइल्स नाम के एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों को वहां पर खोज करने के लिए भेजा गया। गोल एकदम सिंपल था, यहां से यहां तक पहुंचना। तो सफर यहां से शुरू हुआ और इस झील तक पहुंचते ही खत्म हो गया। एंड व्हाई यू मे आस्क? बिकॉज ये झील सूखकर सॉल्ट पैन बन गई थी, जिससे घोड़े आगे भाग नहीं पा रहे थे। एंड अटेम्प्ट 1 जस्ट लेड टू अ फेलियर। दूसरा एक्सपीडिशन हुआ अगले ही साल। इस बार स्टार्टिंग पॉइंट था ये मुस्ग्रेव रेंजेस। यहां से गाइल्स का एक्सपीडिशन माउंट ओल्गा नाम के एक पहाड़ तक तो आसानी से पहुंच गया, पर इसके आगे की कंडीशन इतनी हार्श और अनबेरेबल होने लगी कि अर्नेस्ट के एक साथी गिब्सन की जान तक चली गई, जिस वजह से गाइल्स ने वापस लौटने का फैसला किया और इस एक्सपीडिशन को भी रोक दिया गया। ये फेल हो गया। पर हाँ, यहां पर आता है एक फन फैक्ट। जाते जाते उन्होंने इस रेगिस्तान को अपने साथी गिब्सन के नाम पर गिब्सन डेजर्ट दे दिया। नॉनदलेस, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जैसे हमें मालूम है। तीसरा और आखिरी एक्सपीडिशन शुरू हुआ कुछ ही साल बाद 1875 में, पर इस बार प्लानिंग थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने घोड़ों की जगह पर यहां पर कैमल्स यानी कि ऊंट का इस्तेमाल किया, जो रेगिस्तान में उनका साथ बखूबी दे सकते थे। एंड गेस व्हाट? इट वर्कड आउट। परफेक्ट तैयारी की वजह से एक ही साल में यह मिशन सक्सेसफुल हो गया। गाइल्स फाइनली वेस्ट ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुके थे और उन्होंने डिस्कवर कर लिया था अब तक के हिडन ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स। लेकिन सरप्राइजिंगली इतने बड़े लैंडमास पर एक भी इंसान नहीं रहता था, क्योंकि रेगिस्तानी जमीन ना ही उपजाऊ थी और ना ही यहां पर पानी था। इनफैक्ट वो लैंडमास इतना सूखा पड़ा था कि जो थोड़ा बहुत जंगल वहां पर था भी, वो भी हर साल बुश फायर्स का शिकार बन जाता था। और इसीलिए यही सब देखते हुए 1930s में ऑस्ट्रेलिया के एक सिविल इंजीनियर डॉक्टर जॉन ब्रैडफील्ड ने गवर्नमेंट को इन सूखे सेंट्रल डेजर्ट एरियाज तक पानी पहुंचाने की एक यूनिक योजना बताई, which was none other than the famous Bradfield scheme। इस स्कीम के तहत प्लान एकदम सिंपल था। डैम्स, टनल्स, पंप्स और पाइप्स ऐसी चीजों की मदद से यहाँ की 3 नदियां टुली, हर्बर्ट और बोर्डिकिन को डाइवर्ट करके क्वींसलैंड के थॉमसन नदी में लेकर आए, जो रेगिस्तान के बगल में थी। और ऐसा करते ही थॉमसन में पानी का स्तर यानी कि लेवल, बहाव दोनों बढ़ जाएगा और सारा का सारा एक्सेस पानी कि नदी रेगिस्तान में बसे खारे पानी वाली झील लेक आयर में पहुंच जाएगा। अब उनका दावा यह था कि इससे 2 चीजें होंगी। नंबर 1 कि ये लेक अब खारा नहीं रहेगा और आसपास की सारी जमीन को इरिगेट करने का काम करेगा, जिससे सॉइल इरोजन की पूरी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, जिससे फाइनली क्वींसलैंड की बंजर जमीन हरी भरी हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन नदियों पर बने डैम से 370 मेगावाट्स की बिजली भी जनरेट होगी। एंड नंबर 2 कि ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट पर इसका इतना असर पड़ेगा कि रेगिस्तान में भी बारिश नेचुरली होना शुरू हो जाएगी। साउंड्स लाइक अ डिसेंट प्लान, राइट? वेल, नॉट रियली। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ को हमेशा के लिए तहस महस कर सकता है। कैसे? आपको पता है ना कैसे हम सब एक फूड चेन से कनेक्टेड है, और अगर एक भी स्पीशी पर असर पड़ता है तो बाकी का पूरा इकोसिस्टम चेन रिएक्शन क्रिएट होने की वजह से हिल जाता है। और इसीलिए नदियों को डाइवर्ट करने से उसमें पलने वाली फिशेस और स्पीशीज पर इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, जो ऑस्ट्रेलिया छोड़ो बल्कि पूरे दुनिया पर अपना इंपैक्ट छोड़ सकता है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना था कि ब्रैडफील्ड की लैंड कैलकुलेशन ही गलत थी।
लेट अलोन बी द होल स्कीम, क्योंकि उसने लैंड को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने वाला एक टूल बैरोमीटर, जिसकी वजह से ना तो लैंड का एलिवेशन साइंटिफिकली करेक्ट था और ना ही प्रेशर। एंड नॉट सरप्राइजिंगली इन एक्सपर्ट्स की कई बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि 1947 में जब एक सरकारी सिविल इंजीनियर WHR निमो को ब्रैडफील्ड स्कीम को क्लोजली स्टडी करने का काम मिला, तब उन्हें यह पता चला कि डॉक्टर ब्रैडफील्ड ने एग्जिस्टिंग नदियों के बहाव को 2.5 गुना ज्यादा कंसिडर कर लिया था। और बस इसीलिए इतने सारे लूप होल्स की वजह से इस ब्रैडफील्ड स्कीम को फाइनली कैंसिल कर दिया गया। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि आज 75 सालों बाद भी ऑस्ट्रेलिया की समस्या सेम ही है, पानी, जिसके लिए अगेन ताज्जुब की बात है कि अब वो ब्रैडफील्ड स्कीम को ही एक बार फिर से लॉन्च करने जा रही है ऑस्ट्रेलिया के इंटीरियर्स को ग्रीन करने के लिए, बट ऑफ कोर्स कुछ नेसेसरी अपग्रेडेशंस के साथ। अब चेंजेस के साथ भी ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन तब तक के लिए ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अपने डेजर्ट्स को ग्रीन बनाने के लिए कोई स्टेप्स नहीं ले रहा है। स्टेप्स तो क्या, ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए कई यूनिक जुगाड़ निकाले। देखो, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया में बीज भी अब ड्रोन की मदद से बोए जा रहे हैं। एक्चुअली बुश फायर्स यानी जंगल में आग लगना ऑस्ट्रेलिया में होने वाले सबसे बड़े नेचुरल डिजास्टर्स है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हर साल अपने 20% ट्रीज को खो देता है। तो ऐसे बुश फायर्स और अदरवाइज डिग्रेडेड एरियाज में कई प्राइवेट कंपनीज जैसे एयरसीड, इनफैक्ट एक सरकारी ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट के अकॉर्डिंग वहां डेली ऑलमोस्ट 2 लाख ट्रीज प्लांट हो रहे हैं, जिसके लिए सरकार पिछले 7 साल में $1.5 बिलियन तक खर्च कर चुकी है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन सरकार रेगिस्तानों से बिजली और एयर फ्रॉम वाटर टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रीन हाइड्रोजन को भी मैन्युफैक्चर कर रही है। एंड माइंड यू, ये बिजली इतनी ज्यादा है कि अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तीनों को साल भर नॉन स्टॉप सप्लाई मिल सकता है। वेल, प्लान सिंपल है। हाइड्रोजन को पानी से अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज होता है, जिसमें इस्तेमाल होता है काफी सारी बिजली, और इस बिजली का इंतजाम किया ऑस्ट्रेलिया ने अपने ही डेजर्ट्स में सोलर एनर्जी प्लांट्स बिछाकर, जिससे अगले 5 सालों में वो 4,10,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लेंगे, विच ऑफ कोर्स इज ह्यूज। लेकिन ऑब्वियसली ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से भले ही रेगिस्तान का सही इस्तेमाल हो जाएगा, पर व्हाट अबाउट जमीन, वो तो फिर भी बंजर ही रहेगी ना। वेल, इसका सोल्यूशन भी है ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ऑस्ट्रेलियन सरकार ने हाल ही में कई कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ मिलकर डिसाइड किया है कि वहां स्थित रिवर, स्ट्रीम और वेटलैंड को रिस्टोर किया जाए। सो देखो, रिवर के किनारों पर जितनी कम हरियाली होती है ना, उतना ज्यादा चांस होता है उस रिवर के इरोजन का, और इसीलिए सरकार ने भी रिवर रेस्टोरेशन की शुरुआत कर ली है उसके किनारों पर बसे नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर करने से, मतलब रिवर बैंक्स पर ग्रास, श्रब्स और ट्रीज उगाने से। पर इन सबको प्लांट करने से पहले वो नदी के किनारों पर बड़े टिम्बर लॉग्स बिछाते हैं, जो नदी का बहाव धीमा कर देते हैं और वहां प्लांटेड पौधों को भी बचाते हैं, thereby reducing soil erosion। एंड फाइनली इस सब की मदद से यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना एक बार फिर से फ्लरिश करने लगेंगे। इनफैक्ट ये रेगिस्तानी पौधे तो आने वाले समय में कार्बन सिंक बनने की काबिलियत भी रखते हैं। गुड न्यूज, राइट? एंड काफी इंटरेस्टिंगली साइंटिस्टों को पता चला है कि रेगिस्तानी पौधे जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पत्ते और भी बड़े उगने लगे हैं, जो धीरे धीरे वहां का ग्रीन कवर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सो यस, यहां तक तो सब सेफ एंड साउंड है, पर अभी भी एक चैलेंज है जो अल्टीमेटली ब्रैडफील्ड प्रोजेक्ट के सक्सेस या फेलियर को तय करेगा, एंड दैट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। वेल, ऑनेस्टली इट्स हार्ड टू से, क्योंकि आश्चर्यजनक बात है कि आज भी ऑस्ट्रेलिया अपने 100 साल पुराने वाटर सिस्टम्स को यूज करते जा रहा है, जिस पर वो काफी डिपेंडेंट हो चुका है। जैसे ये 1896 में बना वाटर सिस्टम गोल्डफील्ड्स वाटर सप्लाई स्कीम, और ये पाइपलाइन आज भी ऑपरेशनल है, और तो और 1 लाख लोगों के अलावा माइंस और फार्म्स को भी पानी सप्लाई कर रही है। और दूसरा प्रोजेक्ट स्नोई माउंटेन स्कीम तो वर्ल्ड का सिविल इंजीनियरिंग वंडर भी कहा जाता है, जिसे साल 1949 में एक स्नोई रिवर पर बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट 9 पावर स्टेशंस, 16 मेजर डैम्स, 80 किलोमीटर्स के एक्वेडक्ट्स और 145 किलोमीटर्स के इंटरकनेक्टेड टनल्स के वजह से एक इंजीनियरिंग वंडर है। और इस सब की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इनोवेशंस पर कोई खास ध्यान दिया ही नहीं, जिस वजह से आज भी वहां पर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम मौजूद है। तो अब सवाल यह आता है कि क्या ब्रैडफील्ड प्रोजेक्ट इन सारे प्रॉब्लम्स का टूवर्ड सोल्यूशन है, क्योंकि ये वाकई में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट्स की वजह से कोई पॉपुलेशन ही नहीं है। इतना बड़ा देश है लेकिन पॉपुलेशन ना के बराबर है। पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया को पूरे दुनिया से कंपेयर करें तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सक्लूसिव है,
इतनी भी अनकॉमन सिचुएशन नहीं है। चाइना की बात कर लो, चाइना का भी हाल कुछ ऐसे ही है। चाइना की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस लाइन के ईस्ट पे ही रहती है। अब ऐसा क्यों है, इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जो आपको चाइना की हिस्ट्री को समझने में मदद करेगा। अगर आपको वो देखना है तो ये वीडियो खत्म हो चुका है, यहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के इनिशियली फेल्ड ब्रैडफील्ड प्रोजेक्ट को वापस लाने के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है ये आज के टाइम पे वर्केबल होगा? नीचे कमेंट्स में बताना अपनी राय। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!